फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी के नए अध्याय जिसमें भारत के वन से रिलेटेड वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखेंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो आइए उससे रिलेटेड उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं और जो नॉलेज की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड लेके वनस्पति और वन को लेके हम लोगों ने वहाँ पे भी चर्चा की है। तो देखा जाए, पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से भारत के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देखिए, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में देश के 33% भौगोलिक क्षेत्रों को वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत रखने का लक्ष्य का परिकल्पना किया गया था। तो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 33%। कौन? राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 में, करा केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई। तो देखिए, यह जो प्रश्न है, नई वन नीति, यह घोषणा तो 1988 ईस्वी में किया जाता है, लेकिन यह जो वन नीति है यह क्यों लाता है, किस परिस्थिति में इसको लाया जाता है, तो इसके इतिहास को थोड़ा समझते हैं। हम पहले चलते हैं अंग्रेज काल में। क्या होता है, 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, सॉरी 1952 नहीं, 55 में, 1955 में सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पूरे देश में वनों के संरक्षण के लिए एक नियम बनाया जाता है। कब? 1855 में। उसके बाद क्या होता है, 1965 से और 1978 में, सॉरी 1865 और 1878 के बीच में क्या किया जाता है, वन अधिनियम एक्ट को लाया जाता है। यानी जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि 1757 के बाद जो भी आए थे वो अधिनियम के नाम से जाने लगे थे, तो क्या होता है, वही 1765 और 1778 में वन अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट एक्ट को लाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, 1878 के बाद 1894 ईस्वी का समय आता है। उस समय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय वायसराय होता है। तब भारत में क्या किया जाता है, भारत में पहली बार 1894 ईस्वी में, यानी आज़ादी से पहले, क्या किया जाता है, पहली राष्ट्रीय वन नीति को लाया जाता है। और इस वन नीति को लाने के बाद सभी प्रांतों में, जो 11-12 प्रांत थे पहले, उस प्रांतों में वन विभाग की स्थापना की जाती है। उसके बाद भारत आज़ाद होता है। तब 1952 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की जाती थी। इस ऑप्शन में तो 1952 का चर्चा नहीं है। वही क्या किया जाता, उसके बाद 1952 में जो घोषणा किया जाता, उसी को संशोधित कर, उसमें कुछ बदलाव कर 1988 ईस्वी में क्या किया जाता है, नई राष्ट्रीय वन नीति लाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके इतिहास को भी हम लोगों ने देख लिया, किस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में वनों का जो संरक्षण था करने के आधार पर, फिर अधिनियम के आधार पर भारत सरकार के द्वारा अपनाकर उसको अधिनियम बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 में, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, करा भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, तो क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट सर्वे, FCI इसी को बोलते हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका जो मुख्यालय है वह उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। अब देखिए, यह FCI का जो FCI ने FSI का स्थापना किन परिस्थितियों में होता है, तो उन परिस्थितियों को समझते हैं कि यह क्यों बनाया जाता है। क्या होता है कि इसका यह जो उत्तराधिकारी संस्था है, यह PISFR का है। क्या होता है, पहले FAO के द्वारा, FA और UNDP के द्वारा 1965 ईस्वी में क्या किया जाता है, PISF की स्थापना की जाती है। फिर इसी के अनुशंसा पर, इसी के उत्तराधिकारी संस्था के रूप में FCI को जाना जाता है। तो 1965 ईस्वी में PISFR की स्थापना होती है। उसके बाद क्या किया जाता है, राष्ट्रीय कृषि नीति आता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ईस्वी में आता है। जब वह अपना रिपोर्ट देता है तो उसमें क्या किया जाता है, वह FCI के स्थापना की अनुशंसा करता है। तो प्रश्न यह भी बन सकता है कि यह किसका उत्तराधिकारी संस्था है, तो ऑप्शन में हो जाएगा PISFR, जिसका फुल फॉर्म होता है वन संशोधन का निवेश पूर्व सर्वेक्षण। यही होता है PISFR का, जो मुख्यतः FAO UNDP के द्वारा। अगर पूछ दिया जाए कि FCI है, किसकी अनुशंसा पर इसका गठन किया गया, किसमें यह इसको अनुशंसा की मांग की गई, तो वह राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा 1976 ईस्वी में जो आया था, वही अपनी रिपोर्ट में इसकी स्थापना की अनुशंसा करता था। ये था वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना का कारण। नेक्स्ट देखते हैं 4 में, भारत में वन अनुसंधान संस्थान, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। देखिए, यह जो भारत का जो वन अनुसंधान संस्थान है, यह अभी देहरादून में स्थित है। तो देहरादून में हो जाएगा, जो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। इसके स्थापना की बात की जाए, जो ये जो वन सर्वेक्षण ऑफ संस्थान देहरादून में, यह
बोला जाता है देहरादून का यह क्या है, पहचान और गौरव के रूप में जाना जाता है। यह जो वन संसाधन अनुसंधान है यह पहले इम्पेरियल क्या है, इम्पीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता था। कब? लगभग 1906 ईस्वी में। तो 1906 ईस्वी में इसे इम्पेरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में जाना जाता था। यह इंडियन काउंसिल फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन के अंतर्गत एक प्रमुख संस्थान था। अगर इसके बात की जाए तो यह काफ़ी मतलब बोला जाता है जो उत्तराखंड जो वहाँ राज्य है उत्तराखंड, यह उसके लिए देहरादून का सबसे पहचान और गौरव। यह लगभग जो वन अनुसंधान है वह पूरे उस समय जब अभी भी पूरे भारत में ना बल्कि पूरे एशिया में यह क्या है, इकलौता ऐसा संस्थान है जिसमें दुनिया भर के प्रख्यात इसमें शिक्षा अध्ययन किए थे। तो यह जो बात की जाए वन अनुसंधान, यह लगभग 2000 एकड़ मतलब समझ रहे 2000 एकड़ इतना में यह क्या है फैला हुआ है भारतीय वन अनुसंधान, जिसको FRI भी कहते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यह जो 200 एकड़ 2000 एकड़ में फैला हुआ है और इसका जो डिजाइन है वह वही किए थे कौन, जिसका इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन का डिजाइन करते हैं एडविन लुटियंस। ये वही एडविन लुटियंस जिसको 20वीं शताब्दी का क्या माना जाता है, वास्तुकार माना जाता है, जो अपने काल्पनिक विधि के द्वारा आप उस अनुसार निर्माण कर सकते थे। तो उसका यही करता है, इसका पूरा बनाता है एडविन लुटियंस के द्वारा ही यह डिजाइन क्या हुआ रहता है। तो देहरादून तो इसमें बोला जाता है कि इसके अंदर में 7 संग्रहालय है, भारतीय वन अनुसंधान है। काफ़ी मतलब कभी मौका मिले देहरादून जाने का तो एक बार वहाँ ज़रूर जाइए और उसके इतिहास को वहाँ जाकर समझिए कि क्या है वन अनुसंधान। मतलब काफ़ी बृहत मात्रा में, समझ रहे हैं 2000 एकड़ यहाँ पे नहीं है, वो काफ़ी बड़ी ज़मीन होती है। उसके अंदर में 7 संग्रहालय है। फिर बोला जाता है कि ये तिब्बत से लेकर सिंगापुर तक के सभी जितने तरह के जो पेड़ पौधे हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, इसलिए इसे देहरादून का पहचान और गौरव भी कहा जाता है। तो ये था भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5वें, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जिसको नीरी हम लोग कहते हैं, तो इसका शोध संस्थान यह नागपुर में है। तो यह महाराष्ट्र के नागपुर में क्या किया गया था, यह शोध संस्थान को बनाया गया था। तो यह मुख्यतः जो उस समय इसको जो बनाया जाता है 1900 इसका स्थापना कब किया जाता है नागपुर में 1958 ईस्वी में। यह मुख्यतः जल आपूर्ति, सीवेज निपटाना, संक्रमणीय बीमारियों के ध्यान केंद्रित करने के लिए इसका गठन किया जाता है। कहाँ? महाराष्ट्र के नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 में, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन थे? तो जो वृक्षारोपण उत्सव है जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, उसके जन्मदाता KM मुंशी थे। अब आपके माइंड में उठा हुआ कि KM मुंशी कौन थे? तो KM मुंशी जब इसकी स्थापना होती है 1960 में, उस समय वो तत्कालीन कृषि मंत्री भी होते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, इनका पूरा नाम हुआ कन्हैयालाल मनीलाल मुंशी, यही है। के से कन्हैयालाल, M से मनीलाल और मुंशी, तो वो तो है ही है। तो उस समय वो पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशील काफ़ी होते हैं और तत्कालीन कृषि मंत्री होते हैं। वही इसका वृक्षारोपण उत्सव वनोत्सव के रूप से जाना जाता है, उसे जन्मदाता के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 में, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वनों के ताज़ा रिपोर्ट के संबंध में स्थिति को रिपोर्ट कौन जारी करता है? यही FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कौन है? वन सर्वेक्षण विभाग, जिसकी जो कहाँ है उसका हेडक्वार्टर, वह देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में है। तो FSI की स्थापना कब होती है? FSI की स्थापना 1980 जून यानी 1 जून 1981 ईस्वी की होता है। और किसके अनुशंसा पर? राष्ट्रीय कृषि आयोग के अनुशंसा पर, जो 1976 ईस्वी में लाया जाता है, वही अपनी अनुशंसा में इसके गठन की मांग करती है। और यह जो किसका उत्तराधिकारी संस्था है? यह उत्तराधिकारी संस्था जिसमें हम लोगों को देखा था PISFR, जिसको FAO UNDP के अनुशंसा पर 1965 ईस्वी में गठन किया जाता है। तो वही है भारतीय वन सर्वेक्षण, जो देहरादून में इसी के वनों के ताज़ा रिपोर्ट जारी किया जाता है। और यह भी जान लीजिए यह कितने वर्ष पर किया जाता है? यह 2 वर्ष पर किया जाता है। तो पहला बार जो इसकी वन रिपोर्ट लाया गया था वह 1987 में लाया गया था। तो यह भी ध्यान में रखेंगे, यह भी इसी से रिलेटेड प्रश्न है। कभी प्रश्न यह भी पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि वनों का जो रिपोर्ट है कौन जारी करता है? तो वनों का रिपोर्ट, ताज़ा रिपोर्ट भी यही जारी करता है। और कितने साल पर जारी होता है? तो यही करता है 2-2 साल पर जारी होता है, जो अभी 2021 में होगा और 2019 का जारी हुआ था 30 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 में, और बाकी ये था ऑप्शन में, ये भी देख लीजिए, भारतीय वन अनुसंधान जिसको हम लोगों ने देखा, यह उत्तराखंड के देहरादून में है, जो देहरादून का क्या, देहरादून का पहचान और गौरव के रूप में जाना जाता है, जो 200 एकड़ के
में बहुत बड़े बृहत मात्रा में, जो पूरे भारत नहीं पूरा एशिया का अनुसंधान केंद्र है। यहाँ पर बोला जाता है कि तिब्बत से लेकर सिंगापुर तक के जितने भी पेड़ पौधे हैं वो हर तरह के पेड़ पौधे वहाँ पर पाए जाते हैं। और इसके अंदर में 6 संग्रहालय है। आप सोच सकते हैं कितने बड़ा और कितने बृहत मात्रा में है ये। उसके बाद राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, इसको भी हम लोगों ने देख लिया, जिसकी स्थापना 1998 ईस्वी में नागपुर में की जाती है, खासकर नागपुर के जल आपूर्ति और सीवेज निपटारा संक्रमणीय बीमारियों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में देखिए, 8 में करा देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, यही था FSI। इसका हिंदी क्या हो गया? इसका हिंदी हो गया भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कितने वर्षों के अंतराल पर वन का संबंधी रिपोर्ट जारी करता है? तो FSI भारतीय सर्वे ऑफ इंडिया जो हो गया भारतीय सर्वेक्षण वन सर्वेक्षण विभाग, वह क्या करता? 2 साल पर जारी करता है। प्रथम बार कब जारी किया था? यह 1987 ईस्वी में जारी किया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? FSI का फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का, इसकी स्थापना होती है 1981 ईस्वी में 1 जून का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन रोपण प्रक्रिया है। वन रोपण क्या प्रक्रिया? आप तो ये ऑप्शन देखकर भी मार सकते हैं। वन साफ करने नहीं होगा, ऑप्शन सी काटने नहीं होगा, पेड़ लगाने से संबंधित है। वन रोपण प्रक्रिया, वन देखिए वन का मतलब ही होता है कि अपने आसपास जो लगे पौधे हैं उन्हीं के मतलब उन्हीं के जो द्वारा जो वन का निर्माण होता है वही वन कहलाते हैं। यानी दूसरे अर्थ में कह सकते हैं वनों से तात्पर्य है घने व परस्पर निकट उगने वाले पेड़ों से, वही होते हैं वन कहलाते हैं। तो ऑप्शन 20 का हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 10 में, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। भारत में कुल कितना वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है? देखिए अगर 2019 का रिपोर्ट आप देखते हैं जिसमें FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो रिपोर्ट लाया जाता है वन के, उसमें क्या बात किया जाता है? जो वन की बात की जाती है वह लगभग होता है 7,12,294 वर्ग क्षेत्रफल, और उसमें वृक्ष भी है, तो वृक्ष होता है 95,027 वर्ग किलोमीटर पर। तो दोनों को मिला देंगे तो 8,02,888 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे। और क्या होता है इसकी रिपोर्ट जब चर्चा आ गई तो हम ये भी देख लेते हैं कि जो 2019 में रिपोर्ट आया तो क्या हुआ नहीं हुआ। तो वह जो वन है वह 0.56% पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि किया, और वृक्ष जो है वह लगभग 2.59 नहीं, वो 1.29% वह वृद्धि करता है पिछले वर्षों की तुलना में। वही है जो वृद्धि, मतलब कहिए कि मतलब जब वृद्धि कर हो जाता है तो वन हो जाता है 7,12,249, ये हो गया वन, और वृक्ष की संख्या 95,027 वर्ग किलोमीटर हो जाता है। यही मिलाकर टोटल हो जाता है वृक्ष और वन आच्छादित क्षेत्र 8,02,088 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए 11 में, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में कितने प्रतिशत भाग पर वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों को विस्तार किया गया है? तो देखिए सबसे बड़ी बात, जो भौगोलिक क्षेत्र है पूरा भारत का 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो वन है वह कितना प्रतिशत पर है? वनों का जो प्रतिशत है 21.6% वन का है, और वृक्ष का जो प्रतिशत है वह कितना है? वह है टोटल हो गया था 2.69 या 89 यही था। तो इसको मिला के क्या हो गया? 21 और 3 24, 24.39%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 में देखिए, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो देश के कुल कितने क्षेत्रफल पर, तो हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि जो देश के क्षेत्रफल पर, देश के कुल क्षेत्रफल पर 21.67% पर क्या है? पूरा वन है। तो 21.6 कितना है? तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए 21.54 है, लेकिन ऑथेंटिकेट रिपोर्ट यही है 21.67% पर वन है, और वृक्ष कितना पर है? वृक्ष है 2.89 पर। तो यह भी ध्यान में रखेंगे, 2.89 पर वृक्ष हो गया और वन हो गया 21.21। सिर्फ वन पूछ रहा है, अगर दोनों मिलाकर पूछता तो 24 पॉइंट समथिंग हो जाता, अगर सिर्फ वृक्ष पूछता तो 2.89 हो जाता। नेक्स्ट देखिए, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश का प्रमुख संसाधन क्या है? पश्चिमी हिमालय, जो पश्चिमी हिमालय हम लोगों ने देखा था भारत का भौगोलिक विस्तार जो है आर्थिक स्वरूप से किस प्रकार से किया गया है, उसमें हम लोगों ने देखा था उत्तरी विस्तार तथा पश्चिमी विस्तार। उत्तर में हम लोगों ने देखा था उत्तर का विशाल मैदान, उसमें से हम लोगों ने देखा था उसका उत्तरी पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय, जिसमें पश्चिमी हिमालय का पूछ रहा है। प्रमुख संसाधन वन ही है वहाँ का प्रमुख संसाधन, क्योंकि पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत में हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से कौन कौन आ जाता है,
प्रमुख दर्रे आ जाते हैं, पीर पंजाल आ जाता है, वो सभी क्षेत्र उधर कवर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 में कह रहा है देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में। अब देखिए देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो अगर सब सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात की जाए तो क्षेत्रफल पर तो वह मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर। मध्य प्रदेश में कितना है, 77,000 है, 77,000 समथिंग है, ध्यान में रखिए। दूसरे स्थान पर कौन है, अरुणाचल प्रदेश है, ये कितना है, 66,000 समथिंग है। एक्यूरेट डाटा नहीं लेकिन लगभग जरूर ध्यान में रखिए। हाँ, मध्य प्रदेश का है जो एक्यूरेट ध्यान में रखना होगा, तो इसको 77,482 वर्ग किलोमीटर पर इतना क्षेत्रफल पर है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश तो हम लोग देख ही लिए कितना है, 66,688 पर है। उसके बाद थर्ड नंबर पर कौन है, थर्ड नंबर पर छत्तीसगढ़ है, तो 55,611। तो ध्यान रखिए 77, 66, 55 यानी 11 घटते जा रहा है। तो प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे स्थान पर उड़ीसा और चौथा स्थान पर उड़ीसा है छत्तीसगढ़ के बाद। तो इस तरह से हो जाएगा। पहला 15 में देखिए कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ है क्षेत्रफल में, एमपी में कितना है, 77,482 वर्ग किलोमीटर पर है। एमपी के बाद क्या है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या था, 66,688 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश के बाद क्या था, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कितना था, 55,661। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगर चौथा रहता तो वह उड़ीसा हो जाता था। ये है अवरोही क्रम में, घटते क्रम में। अब देखिए 16 में कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, यानी अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। तो सबसे अत्यधिक वन एमपी में है, तो क्या इस ऑप्शन में एमपी है, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद एमपी के बाद कहाँ है, तो एमपी के बाद अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है, तो एमपी में 77,700 समथिंग है। और एमपी की बात सेकेंड में हो गया, अरुणाचल प्रदेश के बाद सेकेंड में तो अरुणाचल प्रदेश हुआ, थर्ड में छत्तीसगढ़ हुआ। छत्तीसगढ़ में कितना था, 55,661 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद उड़ीसा, तो देख लीजिए पहले हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा। तो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 17 में निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। तो सबसे कम भाग पर विस्तार कौन सा किसका पाया जाता है, तो वह है पंजाब है। तो ध्यान में रखेंगे सबसे कम भौगोलिक विस्तार पंजाब का, और सबसे अत्यधिक है मध्य प्रदेश का। उसके बाद किसका है, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश का। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 18 में। 18 में कह रहा है निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ है। अब कह रहा है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत वाला। अब प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो वन है वह कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा वन वह है पहला लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में कितना है, वह 90% जो है वहाँ पर सबसे उच्चतम के साथ प्रथम स्थान पर है। फिर लक्षद्वीप के बाद द्वितीय स्थान आता है मिजोरम का। तो ध्यान में रखेंगे द्वितीय स्थान है मिजोरम का, जो 85.41% के साथ द्वितीय स्थान पर है। तो अब बताइए इसमें लक्षद्वीप है, मिजोरम है, दोनों में से कोई नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्थान आता है अंडमान निकोबार का, जो 81.74% के साथ तीसरे नंबर पर है। तो इस ऑप्शन में थर्ड है, तो यही हो जाएगा अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 में, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। कह रहा है कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाने के लिए कितना होना चाहिए वन आवरण। तो हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में देश के 33% भौगोलिक भागों पर वन और वृक्ष आच्छादित होना चाहिए। तो वह 33% हो जाएगा। यही ना किया गया था 1988 के राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार घोषणा किया गया था, तो वही होगा। नेक्स्ट देखिए 20 में, किस राज्यों में वन का सर्वोच्च प्रतिशत है। अब कह रहा किस राज्य में वन का सर्वोच्च प्रतिशत है। अब राज्य देख लीजिए, पहले तो आ जाइए सबसे सर्वोच्च प्रतिशत में कौन है। पहला हम लोगों ने देखा था लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में कितना है, 90% है। लक्षद्वीप के बाद नीचे आ जाइए, मिजोरम आ रहा था। मिजोरम में कितना था, 85.41% था। मिजोरम है, मिजोरम राज्य भी है, बिल्कुल सही बात है, राज्य पूछ रहा है। मिजोरम के बाद फिर कौन था, अंडमान निकोबार, वह कितना था, वह था 81 पॉइंट समथिंग % के साथ थर्ड नंबर पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 में, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी।
अब बताइए करा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? तो वह हो जाएगा 1952। हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की जाती है और इसी में क्या किया जाता है, संशोधन कर बदलाव कर 1988 ईस्वी में नई राष्ट्रीय वन नीति लाया जाता है। तो क्या था राष्ट्रीय वन नीति का, इसके पहले का कहानी उसे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। क्या था कि सबसे पहली बार 1855 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में वनों का संरक्षण के लेकर बात किया जाता है। उसके बाद 1864 और 1878 ईस्वी में क्या किया जाता है, एक वन अधिनियम लाया जाता है, यानी फॉरेस्ट एक्ट लाया जाता है। उसके बाद 1894 ईस्वी में लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में क्या किया जाता है, पहली राष्ट्रीय वन नीति लाया जाता है, जिसके तहत प्रांतों में क्या किया जाता है, वन विभाग की स्थापना की जाती है। उसके बाद वही स्वतंत्रता प्राप्ति होता है। तो 1952 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रीय वन नीति स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लाया जाता है। अगर पूछ दिया जाता स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय हो जाएगा। सबसे पहले बार वनों के जो संरक्षण की बात की गई थी तो वह हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। तो यह चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, हो सकता है प्रश्न कहीं से भी बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 में, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना ये हुई है FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। अब इसकी कहानी हम लोग समझते हैं, क्या होता है, किन परिस्थिति में और कब होता है। क्या होता है, सबसे पहली बार 1965 ईस्वी में FAO और UNDP इन दोनों के द्वारा प्रायोजित के द्वारा क्या किया जाता है, PISFR यानी PISFR की स्थापना 1965 ईस्वी में की जाती है। उसके बाद एक राष्ट्रीय कृषि नीति, यहाँ कृषि आयोग भी आता है। वह राष्ट्रीय कृषि आयोग जो आता है वह आता है 1976 ईस्वी में। जो कृषि आयोग होता है वह भी क्या मांग करता है, वह भी FSI यानी इसकी अनुशंसा, इसकी स्थापना की अनुशंसा की मांग करता है। तो वही PISFR का यह उत्तराधिकारी संस्था के रूप में इसका गठन होता है 1 जून 1988 ईस्वी को। FSI वन सर्वेक्षण विभाग, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का 1981 ईस्वी में, 1 जून 1981 ईस्वी को। तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया कि यह इसकी स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, भारतीय वन विभाग का, जिसमें हम लोगों ने देखा था भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वह कहाँ है, वह उत्तराखंड में है, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 में, वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। अब कह रहा है वृक्षाच्छादित क्षेत्र सबसे अत्यधिक कहाँ है। तो भारत का भौगोलिक विस्तार वो भी हम लोगों ने देखा था, किस प्रकार से उसको उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, प्रायद्वीपीय भारत और पठारीय भारत में बांटा गया था। फिर उसको बांटा गया था उत्तर का मैदान के रूप में, जिसमें उसको भी 2-3 भागों में बांटा गया था, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, बेर हिमालय, मतलब इस तरह से उसको बांटा गया था। फिर उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो पूर्वी दक्कन क्षेत्र है उस क्षेत्र में वृक्षाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक वृक्ष आच्छादित है पूर्वी दक्कन क्षेत्र में। पश्चिमी तट क्या था, पश्चिमी तट हम लोगों ने देखा था प्रायद्वीपीय भाग का जो सबसे पश्चिमी तट है, इसी पश्चिमी तट को क्या किया जाता है, कर्नाटक और गोवा में इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, पश्चिमी तट की जगह पर अगर सह्याद्री भी दे दे तो कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि यही पश्चिमी तट को महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के साइड में उसको सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पूर्वी तट हो गया, पूर्वी तट वही हो गया। पूर्वी तट में कौन कौन आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, तमिलनाडु आ गया, यह सभी क्षेत्र कहाँ होते हैं, वह पूर्वी तट के अंतर्गत में आते हैं। उत्तर का मैदानी क्षेत्र, उत्तर का मैदानी क्षेत्र में हम लोगों ने देखा था जिसमें गंगा का विशाल डेल्टा आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 में, 24 कह रहा भारत के किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अब बताइए भारत के किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यह लाया जाता 1986 ईस्वी में। ये किस परिस्थितियों में कब लाया जाता उसे समझेंगे। क्या होता है 1984 ईस्वी में, आपको मालूम ही होगा भोपाल गैस त्रासदी होता है, जिसमें क्या होता है, यूनियन कार्बाइड जो गैस रहा था वो लीक कर जाता है, जो काफ़ी बड़े मात्रा में लोगों की मृत्यु होती है, पूरा दम घोट हो जाता है। तो अगर कहानी को आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल मन विचलित हो जाएगा। उतने बड़े घटना होने के बाद फिर संसद में इस पर बहस होती है, विचार विमर्श होता है। तो उसी के बाद क्या किया जाता है, 1986 ईस्वी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद
1953 के तहत अधिनियमित किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 के बाद 25 में देखेंगे, कह रहा है नीलगिरी के पेड़ सामान्य जाति हैं, किस जाति के हैं, तो वह है सागौन के हैं। जो नीलगिरी के पहाड़ियों में पेड़ सामान्य जाति हैं, कौन, साल, चीड़, इसमें से कौन मिलता है, ये सागौन मिलता है। सागौन मुख्यतः यह मानसूनी वन है, मानसूनी वन की लकड़ियाँ, मानसूनी वन जहाँ होता है वह देखने को मिलता है। सागौन हो गया, उसके बाद ये कह दीजिए क्या बोल, सखुआ हो गया, उसके बाद सागौन के साथ आप क्या बोल सकते हैं, ये सागवान हो गया। तो ये नीलगिरी की पहाड़ी। इसके साथ में एक प्रश्न और बनता है कि नीलगिरी की पहाड़ियों में समानता तो ये पाया जाता है, लेकिन एक प्रश्न और बनता है कि निम्नलिखित में से चंदन का जो लकड़ी होता है वह सबसे अत्यधिक कौन सा वन में मिलता है, तो वही कर्नाटक के वन में नीलगिरी के पहाड़ियों में मिलता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 में, चंदन की लकड़ी, इसके बारे में जब हम लोगों ने प्राकृतिक वनस्पति देखा था तो उसमें से हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, पौधे पाए जाते हैं, उनका पर्यावरण तथा अनुकूलता के अनुसार। 26 में भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है, कह रहा है अति सघन क्षेत्र। तो अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र, तो कह रहा है सघन यानी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो वह है सर्वाधिक जो बोला जाता है ग्राउंड स्टॉक है, सर्वाधिक ग्राउंड स्टॉक वह है अरुणाचल प्रदेश का। ऐसा नहीं मध्य प्रदेश मार दीजिएगा, हो सकता है आप क्वेश्चन देखें तुरंत मध्य प्रदेश मार दे। तो यहाँ पे सघन की बात कर रहा है, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा यानी खड़े वनों की लकड़ियाँ के सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, वो है वही हो रहा है वॉल्यूम। तो यह है 553.08 क्यूबिक मीटर के साथ अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट देखिए 27 में, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है, तो वैश्विक विरासत का वन किसे माना जाता है, वह सुंदरबन को ही हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा सबसे बड़ा डेल्टा के रूप में भी सुंदरबन है, मैंग्रोव वन के लिए भी जाना जाता है, फिर क्या है यूनेस्को में भी यह शामिल है। तो इस तरह से यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल का सुंदरबन, जो क्या है मुख्य रूप से सुंदरबन डेल्टा और मैंग्रोव के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है 28 में, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है, तो भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक। तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश, अगर मध्य प्रदेश नहीं होता तो छत्तीसगढ़ भी होता। तो सागौन का वन जो हम लोगों ने देखा था मानसूनी वन है जो मध्य प्रदेश में पाया जाता, तथा नीलगिरी के पहाड़ियों का भी प्रजाति के रूप में भी हम लोगों ने देखा था कि वहाँ भी ये मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए 29 में, मिलान करना सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में है वन की प्रकृति है, सूची 2 में क्षेत्र है। अब कह रहा उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन। अब पहले सदाहरित वन मानिए उष्ण कटिबंध तो हम लोग सभी है ही है, उष्ण कटिबंध जो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच जितने भी क्षेत्र हैं वो उष्ण कटिबंध में आते हैं। तो उष्ण कटिबंध सदाहरित वन मतलब हो गया वैसा जगह, वैसा क्षेत्र जहाँ पर क्या हो, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अत्यधिक हो तथा वह अपनी पत्तियां वर्ष भर हरा भरा रहता, वही वर्ष उष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन होता है। तो वह मेघालय के क्षेत्र में शिलोंग में पाया जाता है। फिर मानसूनी वन अभी हम लोगों ने देखा था, यह मानसूनी वन मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती वन होता है जिसको पतझड़ वन कहते हैं, वही मानसूनी वन के रूप में भी जानते हैं उसको हम लोग। इसमें वार्षिक वर्षा मुख्यतः 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और यह जो मानसूनी वन है यह कहाँ देखने को मिलती है, यह मानसूनी वन देखने को मिलता है शिवालिक के क्षेत्र में। शिवालिक क्या हो गया, वही शिवालिक जिसे हम लोग निम्न हिमालय के या निम्न हिमालय नहीं कहिए बाह्य हिमालय के रूप में भी जानते हैं। यह वही बाह्य हिमालय जो जिसकी ऊंचाई की बात की जाए तो लगभग 600 से लगभग 900 मीटर तक की ऊंचाई होता है। इसका चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर के बीच में। इसमें प्रमुख दून पाए जाते हैं, पाटली दून, देहरादून, सब इसी में शिवालिक के क्षेत्र में आते हैं। तथा इसमें कोनधारी जो वृक्ष होते हैं और वन पाए जाते हैं तथा छोटे छोटे जो घास होते हैं वो सभी इन सभी क्षेत्र में मिलते हैं जो हम लोग शिवालिक क्षेत्र का बात किए। तो वही मानसूनी वन कहाँ होगा, यह हो जाएगा शिवालिक के, संतुलित हो जाएगा, संतुलित देख लीजिए संतुलित हो जाएगा, वह नीलगिरी में हो जाएगा। और मैंग्रोव वन को और कौन अन्य नाम से जानते हैं, ज्वारीय वन। ये वही मैंग्रोव वन जो क्या करता है, तटीय क्षेत्र को अस्थिरता प्रदान करता है, जो कि एक बार इससे रिलेटेड प्रश्न यूपीएससी में भी पूछ दिया गया है कि किस प्रकार से इसमें चक्रवात में ज्वार भाटा में मैंग्रोव वन सहायक है, क्योंकि अब तटों को स्थिरता प्रदान करता है, पकड़े हुए रहता तो उसकी तीव्रता को कम करने में काफ़ी हद तक ये सहयोग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
30 में भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः सुंदरबन में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा वनस्पति मैंग्रोव वन, जो तत्व को स्थिरता भी प्रदान करता है। पूरे वर्ल्ड में बात की जाए तो इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन 19% पाया जाता है पूरे विश्व का, तो ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज भारत के वन तथा वन से रिलेटेड जो भी प्रश्न थे, जिसमें हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार से वनों की रिपोर्ट आती है, इसको जारी कौन करता है, कितना कितना वर्ष पर जारी होता है, उस संस्था का किस तरह से स्थापना हुआ। फिर हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर और देखा, जिसमें वन अनुसंधान संस्थान जो पूरे भारत नहीं पूरा एशिया के लिए वह जाना जाता है, जो 2000 एकड़ में है, जो बोला जाता है देहरादून का क्या है, देहरादून का शान के रूप में, और कहिए कि मतलब उसके लिए एक ये है सिंबल है भारतीय वन अनुसंधान, जिसका डिजाइन किसके द्वारा किया जाता है, लुटियंस के द्वारा। तो प्रमुख बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया जिनसे आगामी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक को हमारे क्लास के लिए देखने के लिए धन्यवाद। और कुछ भी अगर सजेशन हो, कुछ कमेंट हो, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।